अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बराह रास्त और मैं हूं इमरान हसन। कुलभूषण यादव की फांसी का मामला जिस पे हमने काफी प्रोग्राम्स भी किए, इस पे जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी 5 रुकनी वफ्द दिहेग पहुंचा है, जहां पे एक तो पाकिस्तान अपना एडहॉक जज मुकर्रर करने के हवाले से गौर फिक्र जारी है। 3 शख्सियात के नाम इस हवाले से खबरें आ रही हैं, ज़ेर गौर है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ का दिफा करेगा दहेग के अंदर आलमी अदालत इंसाफ के दायराकार को लेकर। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि कुलभूषण यादव जो कि एक दहशत गर्द है, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था, जासूस दहशत गर्द है भारत का, उसका फैसला आलमी अदालत इंसाफ के दायरा कार के अंदर नहीं आता। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ का फैसला हमारे सामने मौजूद है, जिसमें कुलभूषण यादव की फांसी के ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था और उसको फांसी न देने का हुक्म दिया गया था। मजीद ये बात किस जानिब जाएगी, पाकिस्तान किस तरीके से अपना केस डिफेंड करेगा, यही हमारा प्रोग्राम का पहला मौजू होगा। इससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ माहौलियाती तब्दीली की। पंजाब समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें हुई हैं, तूफानी बारिशें हुई हैं और इन बारिशों का सिलसिला पिछले कई अरसे से जारी है। जून के अंदर इन बारिशों का होना मौसमियाती तब्दीली का पेश ख्यामा तो है ही, लेकिन मुस्तकबिल में किन खदशात का बायस बन सकता है। और चूंकि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, इससे क्या नतीजे निकल सकते हैं, प्रोग्राम के अगले मौजू में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान की कुछ सिफारतकारी के हवाले से और पाकिस्तान कतर ताल्लुकात के हवाले से। कतर के खिलाफ 5 ममालिक ने सिफारती तौर पर बायकॉट किया, मामला किस जानिब जा रहा है, प्रोग्राम काफी मौजू होगा। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मोहम्मद यासीन आजाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लीगल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो पाकिस्तान की दहेग के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान जिस तरीके से इस केस को फाइट करने जा रहा है कुलभूषण यादव के मामले को कैसे कर सकता है। ब्रेक के बाद इससे बात करते हैं। रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले ख्याल में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान, रमजान वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। मोहम्मद यासीन आजाद साहब साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के कानूनी मामलात के माहिर हैं, इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन इसी हवाले से लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करेंगे आपको शो में, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। सर दोबारा से हम इस केस को का जवाब देने जा रहे हैं, अगर तो गलत नहीं होगा, जिस तरीके से पहले फैसला आया। एक तो ये कि जो इनिशिएटिव हम अब लेने जा रहे हैं कितने कारगर साबित हो सकते हैं, पाकिस्तान का केस कितना मजबूत है कुलभूषण के मामले में। देखें, पहले भी आपके चैनल से इस मौजू पे मेरा प्रोग्राम हुआ था और जो हम ये इम्प्रेशन देते हैं कि शायद पहले कोई फैसला हो गया था। पहले तो जो प्रीलिमिनरी हियरिंग होती है स्टे एप्लीकेशन की, वो हियरिंग थी। ये अलग बात है कि उस वक्त जो रोल पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट को वहाँ जाके अदा करना चाहिए था, उस अंदाज में नहीं हुआ। लेकिन एक लीगल एक्सपर्ट को उन्होंने वहीं इंग्लैंड से इंगेज किया, उसने जाके केस को प्लीड किया और लामाला वो जो सेंटेंस है जिसको फॉर द टाइम बिंग रोका गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि फिर वो केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया। ठीक, केस की प्रोसीडिंग अब होनी है। और जब पहली हेयरिंग हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की सतह से कोई जज इंटरनेशनल कोर्ट में हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहा था, ना हमने किसी को नॉमिनेट किया हुआ था, ना उस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल थी। लेकिन वो आदत हो जाने के बाद जब इंटरनेशनल कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड किया तो उसके बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस मामले को ज़्यादा सीरियस वे में टेकअप किया। शायद हुकूमत पाकिस्तान ये समझ रही थी कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये इस मामले में किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं करेगी, लेकिन वो स्टे ऑर्डर जारी हो गया। तो अब जो हमारी टीम गई है वो ज़ाहिर है कि वहाँ टीम गई है, वहाँ 3 जज साहिबान के नाम दिए गए हैं वहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले से। 2 हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं, नासिर मुल्क साहब और सदर गिलानी साहब, और एक हमारे सीनियर एडवोकेट हैं अपना मखदूम अली खान साहब। ज़ाहिर है कि इन तीनों में से किसी एक को
आपने नॉमिनेट करना है इंटरनेशनल कोर्ट के जज की हैसियत से, और जब फाइनल प्रोसीडिंग होगी तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी एक जज की हैसियत से उस पर प्रोसीडिंग के अंदर मौजूद होगी। अब ये इशू जो है इसको ज़रा देखने की जो सूरत हाल है वो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट जुरिस्डिक्शन का होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और अगर इनिशियल स्टेज पे इंटरनेशनल कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन को एंटरटेन करके सेंटेंस को सस्पेंड किया है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस लीगल इशू को फाइनल हियरिंग के वक्त हम टेकअप नहीं कर सकते। जब फाइनल हियरिंग होगी तब भी हमारी जो टीम होगी लीगल एक्सपर्ट की वो इस मामले को टेकअप करेगी कि ये इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। और मेरा आपने ज़ाती मौक़िफ़ किया शुरू से जो है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में केस फाइल नहीं करता था, और इंटरनेशनल कोर्ट को इस पॉइंट को टेकअप, इस केस को टेकअप नहीं करना चाहिए था, लेकिन टेकअप हो गया। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस केस को कम्प्लीटली डिफेंड करने के लिए हमारी एक मजबूत टीम जो है वहाँ जाए, और फाइनल हियरिंग के वक्त जो हमारा रोल है हमें अदा करना चाहिए। हम किन पॉइंट्स के ऊपर यासीन आजाद साहब इस केस को डिफेंड कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इससे पहले तो जैसा कि आपने भी कहा कि हमें यही लगता था, और 1999 के केस की एग्जांपल भी हमारे सामने मौजूद थी कि शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस केस को ले नहीं सकता। केस ले लिया, अब हम डिफेंडिंग पोजीशन पे अल्टीमेटली हम आ चुके हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम इस केस को डिफेंड कर सकते हैं अपने? जहाँ तक हमारा ये कहना यह है कि डिफेंडिंग पोजीशन में आगे मैं तो नहीं समझता कि डिफेंडिंग पोजीशन में आए हैं, राइट, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो स्टे ऑर्डर होता है ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, फाइनल हियरिंग के बाद उसको जाके जो भी होना है फाइनल होना है। यहाँ इस केस की सूरत हाल है, आपको दो तरीकों से इसका जायजा लेना पड़ेगा। पहली बात यह है कि वो आदमी जो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, लेकिन वो हिंदुस्तान का कोई आम शहरी नहीं था, बल्कि फौज का एक कमीशन ऑफिसर था। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको जासूसी के लिए यहाँ भेजा गया, दहशतगर्दी के लिए यहाँ भेजा गया, तो वहाँ की हुकूमत और वहाँ की फौज के जो लोग थे, जो एजेंसियां थी, वो कम्प्लीटली एक प्लानिंग के साथ उस बंदे को तैयार किया गया और पाकिस्तान भेजा गया। अब यहाँ देखना यह है कि अगर वो खाली जासूसी के लिए आया हो तो जरा सी केस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन वो जासूसी की हैसियत से नहीं आया था, वो इस मुल्क में दहशत फैलाने के लिए आया था, और दहशत गर्दी के वारदात के अंदर वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है। और 164 का जो स्टेटमेंट हुआ उसमें उसने इतराफ़ जुर्म कर दिया कि मैंने ये दहशत गर्दी की है। अब जब कोई शहरी किसी मुल्क का कोई शहरी किसी दूसरे मुल्क में जाकर जासूसी के किरदार अदा करता है और वो दहशत गर्दी का रोल भी प्ले करता है, तो जब वो पकड़ा जाएगा तो जिस मुल्क के अंदर वो पकड़ा गया उस मुल्क के कानून के मुताबिक उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी, न कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ प्रोसीडिंग होगी। लाना जब वो पकड़ा गया तो हमारी अदालतों ने, जो मिलिट्री कोर्ट था, चूंकि वो मिलिट्री का एक आदमी था, मिलिट्री कोर्ट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, तो हमारी मिलिट्री कोर्ट ने बाकायदा उसको राइट ऑफ हियरिंग पूरे का पूरा दिया। आर्टिकल 10A के तहत उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन फुल अपॉर्चुनिटी देने से पहले उस आदमी ने इतराफ़ जुर्म किया कि हाँ मैंने पाकिस्तान में फलां जगह पे ये दहशतगर्दी की। अब उस दहशतगर्दी के अंदर कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, इन तमाम का तो ज़ाहिर है कि जो फिगर है वो मेरे और आपके पास हो नहीं सकती, तो उन लोगों के पास होगी जिन्होंने इस केस का फैसला किया। बहुत बड़ी तादाद में लोग और बड़ी तादाद में लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि जब वो दहशतगर्दी के मामलात में यहाँ पकड़ा गया तो जो हमारे मुल्क का कानून है टेररिज्म कोड का जो एक्ट है उसके तहत उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होनी थी, और प्रोसीडिंग होने के बाद हमने अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक उसको सजाएं मौत दी। लीगल रिक्वायरमेंट हमने सारी पूरी की। इन केस अगर जैसे कि आलमी अदालत इंसाफ का पहले फैसला हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ने इसको बाइस्ड डिसीजन भी कहा, कुछ एग्जांपल्स भी हमारे सामने, जैसा कि मैंने कहा कि केसेस बहुत सारे, चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं आपको मालूम है कि बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने होती है, इसकी बेस पे केसेस के फैसले होते हैं। इन केस हम अगर दोबारा से इस केस को जब लड़ने जा रहे हैं उससे पहले ही क्या हम ये कह सकते हैं कि फैसला जो भी आए, कुलभूषण की फांसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को न मानकर भी या उस फैसले से हटकर भी पाकिस्तान इस पर अपना डिसीजन ले सकता है? पहली बात यह है कि जब ये बात तय हो जाती है कि इंटरनेशनल कोर्ट को इस बात का इख्तियार ही नहीं है कि केस को प्रोसीड करे, और जिस मुल्क के अंदर वो पकड़ा गया उस मुल्क के कानून के मुताबिक उसके खिलाफ केस प्रोसीड हुआ,
اور اس ملک کے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت دی جائے گی. ہمارے ملک کے اندر سزائے موت کا کنسیپٹ ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی آدمی جس کو سزائے موت ہوگی اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. اب ان حالات میں جو اس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، میرا آج بھی پوائنٹ ابھی یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کو اس کیس کو پروسیڈ کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں. اس لیے نہیں کہ اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ کسی زمانے میں جرمنی کا ایک آدمی پکڑا گیا امریکہ میں، ٹھیک ہے، اور امریکہ انٹرنیشنل کورٹ نے اس کے خلاف اسٹے دیا، لیکن امریکہ نے اس کو سزائے موت دی، اس نے انٹرنیشنل کورٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی. ایران میں ایسے ہوا کہ ایک آدمی کو جو امریکن پکڑا گیا، امریکہ نے کہا کہ اس کو سزائے موت نہیں ہوگی، انٹرنیشنل کورٹ نے بھی روکا، لیکن اس وقت احمد نژاد تھے، انہوں نے نیکسٹ اس آدمی کو سزائے موت دی. یہاں یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ملک کے اندر آ کر مداخلت کرنے کا معاملہ ہے، اور ایک ایسا آدمی مداخلت کر رہا ہے جس کا انڈین آرمی سے یا نیوی سے اس کا تعلق ہے، اس نے آ کے دہشت گردی کی، وہ تو ناقابل معافی جرم ہے. اور میرے حساب سے انٹرنیشنل کورٹ میں اگر ہمارے کیس کو، جس طرح ہماری لیگل ٹیم اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس معاملے کو آپ ایزی وے میں نہیں لے سکتے، ہمیں یہ ثابت کرنے میں بہت آسانی سے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جو کیس آپ نے انٹرٹین کیا یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا، آپ نے غلط اختیار کیا گیا، لہٰذا یہ ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارے قوانین کے مطابق اس کو سزائے موت دی گئی ہے، ہم اپنے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت دیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سپوز اگر انٹرنیشنل کورٹ کہتا ہے کہ نہیں اب بھی ہماری جورسڈکشن ہے اور وہ کوئی اس ٹائپ کا آرڈر کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان ان احکامات کی پابند نہیں ہو سکتی، نہ ان احکامات پہ عمل کرنے کی پابند ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کے مترادف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجمل کے ساتھ کا معاملہ آیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے وہاں انڈیا میں گرفتار کیا، آپ نے وہاں کے قوانین کے مطابق اس کو سزائے موت دی. اس وقت انٹرنیشنل کورٹ نے اس معاملے کو تو کوئی چیک اپ نہیں کیا. یہ ضروری نہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی آدمی جائے گا تبھی وہ معاملے کو موٹر ایکشن بھی لے سکتا ہے. تو جب اجمل کے ساتھ وہ سزائے موت ہو سکتی ہے وہاں کے قانون کے مطابق، تو یہ جو دہشت گرد تھا جس نے ہمارے ملک میں کئی بے گناہ شہریوں کو مارا اور شہید کیا، تو میں یہ یاسین آزاد صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس امپورٹنٹ موضوع پہ آپ نے ایکسپرٹ اوپینین دی. محمد یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کلبھوشن کے معاملے پہ ایک بریک ہم نے لینی ہے، بریک کے بعد اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. رحمت آ جائے کردار میں، بات سی تمہیں نرمی ہو، خوشی ملے کار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا مہمان، اس مبارک رمضان کا دوسرا اشراف باعث مغفرت تھی. میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के अगले मौजू में आपको खुशामदीद कहते हैं। कतर के साथ सऊदी अरब समेत 5 ममालिक ने सिफारती और सफरी ताल्लुकात, सफरी रवाबित खत्म कर दिए या मुनक़ता कर दिए। इसकी बुनियादी वजह कतर के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम है, जिसके तहत दहशतगर्दों की मावनत का इल्ज़ाम भी मौजूद है। दूसरी जानिब कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि कतर खारजा पॉलिसी किसी भी सूरत तब्दील नहीं करेगा। तुर्की समेत अमरीका की जानिब से भी इस मामले पर मफाहमत की पेशकश की गई है। दूसरी जानिब अमीर कुवैत इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर के मामले पर अपनी स्टेटमेंट जो दी है, उसमें पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को जारी रखेगा। पाकिस्तान कतर के हवाले से अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करेगा। इस वक्त इस सारी सूरत हाल में खास तौर पर जब मशरक़ वुस्ता के अंदर जंग जारी है, ईरान की पार्लियामेंट के ऊपर दाइश का अटैक हुआ है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड। इससे पहले इस किस्म का हमला ईरान के अंदर नहीं देखा गया। ईरान के अंदर बहुत बड़े हमले बल्कि इससे पहले देखे नहीं गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला था जिसके अंदर 12 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात मिली। उसके बाद अब कतर से इन 5 ममालिक का सफरी ताल्लुकात को और सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करना, इस सारी सूरत हाल को किस जानिब लेके जा रहा है, हमारा प्रोग्राम का अगला मौजू है। मेरे साथ सैयद हसन हबीब साहब मौजूद हैं, साबिक सफीर है। इनसे हम इनकी सिफारतकारी के हवाले से जो इनका तजुर्बा है उसकी रोशनी में रहनुमाई लेंगे कि ये सारी सूरत हाल को कैसे देखें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस टाइम फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले तो इस सूरत हाल का अहाता कर दीजिए कि नौबत इस सतह तक पहुंची और फिर कतर ने भी ये कहा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिन नुकात पर चल रही है जारी रखेगा। कैसे देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जिस अब्रप्ट तरीके से ये चेंज आई है कि पिछले महीने वो कोalition का पार्टनर था जो इस्लामिक फौज बनी है और हर तरह से वो प्रेसिडेंट ट्रंप से भी उनकी मुलाकात थी। इल्जाम उन पर बहुत अरसे से हैं, तवील अरसे से उन पर इल्जाम लगते हैं। उनके फुटप्रिंट हर जगह है, चाहे वो माली हो, चाहे सूडान हो, चाहे सीरिया हो। तो ये ऑल ऑफ अ सडन जो चेंज आई है ये ज्यादा वरीसम है। कतर बुनियादी तौर पे बहुत डेवलप्ड मुल्क है, उनके जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका, तो उनके साथ अगर तजारती रवाबित खत्म हो जाए या फिजाई रवाबित खत्म हो जाए तो उनके लिए कोई इकोनॉमिक बड़ा मसला नहीं, लेकिन पॉलिटिकली उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन बुनियादी सूरत ये है कि मिडल ईस्ट तब्दील हो रहा है और उसमें तब्दीली में एक खबर, जैसे अभी पता चला है कि हैक करके उनकी न्यूज एजेंसी एक खबर प्लांट की गई थी जिसमें अमीर कुवैत को कहा गया, कहते हुए सुना गया कि वो गालिबन ईरान को फेवर कर रहे हैं। तो इस वक्त पे मिडल ईस्ट में ईरान का जो रोल है वो कलीदी बनता चला जा रहा है कि अगर कतर ने सिर्फ हिमायत का इंडिया दिया था, उस पर इतना सख्त रिएक्शन आना कि बॉर्डर क्लोज कर दिए गए, एयर स्पेस बंद कर दी गई, लैंड बॉर्डर बंद कर दिए गए, ये जाहिर करता है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसमें कोई फर्क, इख्तिलाफ या डिसेंट की गुंजाइश नहीं है। और ये अगर सूरत हाल रहती है तो न सिर्फ कतर को, बाकी मुल्कों को भी होशियार रहने की जरूरत है कि कोई भी गलती इस वक्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो मिडल ईस्ट के खदोखाल उभर रहे हैं उसमें अमेरिका का एक डेफिनेट रोल आया है जो प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप के आते ही स्पीड भी एक तो चेंज की बढ़ गई है और दूसरे अमेरिका की वाज़ेह इसकी मोहरक़ात क्या देखते हैं आप? मेरा ख्याल है इस वक्त जो सबसे बड़ी वो नजर आ रहा है हमें वो है मिडल ईस्ट के रिसोर्सेज। मिडल ईस्ट में मुल्कों के पास कैश भी है, एनर्जी भी है और आबादी बहुत कम है, तो उनके अपने क्योंकि वसाइल जो हैं वो बढ़ने के ज्यादा चांस हैं। तो ये उम्मीद है कि शायद वसाइल की वजह से और एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से अमेरिका का फोकस खास तौर पर मिडल ईस्ट पर रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान कतर के साथ अपनी जो खारजा पॉलिसी है जारी रखेगा, पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान खास तौर पे मुस्लिम ममालिक के दरमियान होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बना। पार्ट ऑफ सोल्यूशन तो बनने की कोशिश की पाकिस्तान ने उन सब सर्टन पॉइंट्स, लेकिन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहा। इस एक तो स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या पाकिस्तान कोई रोल भी प्ले कर सकता है या पाकिस्तान को करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में कतर को लेकर, बिकॉज कतर इज बीन अ फ्रेंड कंट्री टू पाकिस्तान। जी देखिए, और सऊदीया के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात। इस वक्त हम यूएई, कतर, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये सारे वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। खुसूसन यूएई और सऊदी अरब के साथ हमारा इकोनॉमिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। वो हर वक्त हमारी फाइनेंशियल भी मदद करते रहे और हमारी बड़ी कसीर तादाद में अफराधी कुव्वत वहाँ काम करती है जो सोर्स ऑफ कैश है हमारे लिए। फॉरेन एक्सचेंज कतर में भी पाकिस्तानी काम करते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है हमारी पॉलिसी के लिए,
हमारी स्टेट क्राफ्ट के लिए कि हम किस तरह दो दोस्तों के दरमियान एक न्यूट्रल बैलेंस स्ट्राइक करें और एक पॉजिटिव रोल भी देते हुए नजर आए। हमें अगर रोल देना है तो हमें एक पॉजिटिव रोल देना चाहिए जो बायलैटरल कंसर्न से होना चाहिए, यानी दोनों ममालिक तैयार हों कि हम एक कोई रोल प्ले करें। अगर हमने कोई ज़्यादा स्पीड दिखाने की कोशिश की या कोई ऐसी रविश अख्तियार की कि जिससे कोई नेगेटिव तासुर जाए तो ये बहुत गलत हो जाएगा हमारे लिए। हम अगर कोई रोल प्ले करते हैं, पाकिस्तान अगर कोई रोल प्ले करता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस सारी सूरत हाल पे? देखिए, इस वक्त पे बेसिकली जो इम्पैक्ट हो सकता है वो हो सकता है अगर एक कोई गारंटर चाहिए, एंड दैट हैज टू बी अ वेरी बिग कंट्री। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पे तो गारंटर नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान कम अज कम प्रोवाइड गुड ऑफिसर्स कि अगर कोई पैगाम रसानी है या कोई गलत फहमी दूर करना है तो उसमें हम रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन एज अ फ्यूचर गारंटर हमारा रोल शायद ना हो इसमें। अच्छा, आपने चूंकि अमेरिका का जिक्र किया, इससे पहले अमेरिकी सदर ने भी राब्ता किया कतर की गवर्नमेंट से और उन्होंने भी कहा ही कैन प्ले रोल। उसके अलावा टर्की ने भी पॉजिटिव सिग्नल कतर को दिया। अब ये तकसीम हो रही है जो मुख्तलिफ ममालिक में, दूसरी जानिब सऊदी अरब इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुकद्दस मकामात हैं, हमारा किबला है वहाँ पे। उसके अलावा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है, उसका बड़ा किरदार है ओवरऑल गल्फ के अंदर या मशरक़ वस्ता की भी हम अगर बात करते हैं। तो ये जो तकसीम है इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? देखिए, तकसीम तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, और अगर कतर बहुत स्टेट क्राफ्ट से बहुत अक्लमंदी से काम ले तो शायद टेम्परेरीली तो वो इस कज़िए से निकल सकता है, लेकिन फ्यूचर के अलायंसेस जैसे इमर्ज हो रहे हैं जिसमें एक तरफ टर्की है, दूसरी तरफ ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान आ रहे हैं, तीसरी तरफ गल्फ कंट्रीज में भी रिफ्ट आ रही है, तो मिडल ईस्ट में फ्रिक्शंस जो हैं वो बहुत क्लियर नजर आ रही हैं। और इससे लगता ही है कि इजराइल का रोल इम्पोर्टेंट हुआ जा रहा है, और इजराइल की सूरत में वेस्ट का या यूरोप का, अमेरिका का रोल बुनियादी तौर पर बढ़ रहा है मिडल ईस्ट में, और ये किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे सकता है। अच्छा, ठीक है, हम अब कतर की इंटरनली कतर की पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं। कतर ने जो कहा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जारी रखेगा, इट मीन्स कि उसके ऊपर इससे पहले आपने खुद भी कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अगर कतर इसी पॉलिसी के साथ चलता है, आपको ये मामला हल होता नजर आता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर? देखिए, जो कतर की फॉरेन पॉलिसी वो तो ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के तहत वो अपनी पावर, सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं। यानी सूडान में भी वो नजर आए, माली में भी, सीरिया में भी, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्होंने फंडिंग की है, तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन अब चूंकि सूरत हाल तब्दील हो गई है, तो विदाउट अनाउंसिंग अगर कतर खामोशी से अपनी जो इन्वॉल्वमेंट कम करे और विड्रॉ करे, तो ये मुमकिन है कि अमेरिका की एश्योरेंस पे सऊदी अरब दूसरे ममालिक उसको दोबारा एक्सेप्ट कर लें कोर्ट्स में। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। दे हैव डन देयर जॉब, जो वो चाहते थे अपनी एक खास आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, वो करते रहे। जैसे अलकायदा को भी उन्होंने सपोर्ट किया, तालिबान को। लेकिन विदाउट एनी चेंज अगर कतर ने जैसा कि कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नजरसानी नहीं करेंगे, आपके ख्याल में इन 5 ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के लिए एक्सेप्टेबल होगा दोबारा कतर को इन लाइन लेना? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में तो कहीं नहीं लिखा है ना कि आप टेरर फंडिंग करेंगे, ठीक, तो फॉरेन पॉलिसी तो चेंज नहीं हो रही। ये जो नॉन स्टेट एक्टर का यूज है या फंडिंग है, ये बुनियादी तौर पर फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ये स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, और जो खामोशी से तब्दील की जा सकती है उसके लिए किसी इश्तेहार देने की, ऐलान करने की लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या सिफारती सतह पर, क्योंकि आपने सिफारतकारी के एक्सपर्ट हैं, आप कहीं ना कहीं आपको एश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और क्या वो एश्योरेंस नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चाहिए होती? बिटवीन द अंडर द टेबल भी डील हो सकती है सारे मामले के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, क्या ऐसा हो सकता है? खासतौर पर जो एलाइज कंट्रीज हैं, जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, जिनको एक दूसरे की सपोर्ट हासिल है। देखिए, इस वक्त जो दोनों पार्टीज हैं उनके लिए जो सबसे एक्सेप्टेबल गारंटी हो सकती है वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं या यूएसए है। और अगर वाकई कतर के सरबराहान ये गारंटी दे दें कि वो अपने आप को डिसोशिएट कर लेंगे टेरर फंडिंग से या एक्सटर्नल फंडिंग से, अगर उसको और सॉफ्ट लव यूज करें ऑफ सर्टन ग्रुप्स, तो ये मुमकिन है कि सऊदी अरब को भी काबिल कबूल होगा और दूसरों को भी काबिल कबूल होगा। लेकिन और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई एग्रीमेंट तो साइन होना नहीं है। इट इज अ वर्ड ऑफ माउथ, और उनके एक्शन से पता चल जाएगा। स्पेशली जो नया सेंटर बना है जो टेरर फंडिंग वगैरह का है, उनकी नजरें बहुत ज्यादा होंगी
ریاض میں جو ہے، اور اس کے بعد مطلب اب ٹیرر فنڈنگ تو ویسے بھی مشکل ہو جائے گا. اچھا، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا داعش کو بھی ہم ٹچ کرتے ہیں. ایک ٹائم پہ القاعدہ ایک ایسا برانڈ تھا جس کو دہشت گردی میں ہر جگہ پہ جس کا نام آتا تھا، ISIS. برطانیہ کے اندر 2 بہت بڑے واقعات ہوئے. ایک کانسرٹ کے اندر ایک اٹیک ہوا، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہوا جس میں کافی لوگ وہاں پہ جاں بحق بھی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر، ایرانی پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی. ایک ویڈیو بھی ریلیز کی انہوں نے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر سے شوٹ کی گئی ہے، جس کی ایک بڑی سگنیفیکینس ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اٹیک کیا. اس ساری صورتحال کے بعد اب ایران کہاں سٹینڈ کرتا ہے، خاص طور پہ اس جنگ کو لے کر، جب پاکستان نے بھی ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی تھی پرٹیکولرلی ٹو برنگ ایران اس سارے سرکل کے اندر، کہ ایران کو بھی ایز اے مسلم کنٹری، جنرل راحیل شریف صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اب ایران کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، اور کیا اس سے پہلے جو داعش کے اوپر ایک ایلیگیشن کی صورت میں ایک بات کی جاتی تھی کہ داعش ڈزنٹ اٹیک ایران، اب تو ایران بھی انڈر اٹیک آ گیا، تو اب یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو داعش کو یا القاعدہ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کوئی ڈیفائنڈ اینٹی نہیں ہے. یہ بہت لوز اسٹرکچرڈ آرگنائزیشنز ہیں، اور ضروری نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو ذمہ داری قبول کریں. ہو سکتا ہے ایران پہ جنرلہ نے اٹیک کیا اور داعش نے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی، یہ ہوتا رہا ہے، وہ یہ کرتے رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ جو ہوا ہے انگلینڈ میں اس میں ایکچولی داعش انوالو رہی ہو. لوگ ان سے امپریس ہو کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جنہیں ہم لون وولف کہتے ہیں، کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں. تو ان سارے واقعات میں یہ ضروری نہیں کہ داعش ہی ہر جگہ انوالو ہو، لیکن داعش ڈیفینیٹلی ایک آئیڈیالوجی بنتی جا رہی ہے، اور اس سے لوگ امپریس ہیں اور اس طرح کے واقعات بڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ کم ہوں گے. رہا سوال ایران کا، تو ایران کسی بھی صورت میں سعودی عرب کو قابل قبول نظر نہیں آتا گیونگ اینی رول ان مڈل ایسٹ. تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ عرب عجم کی ڈیوائڈ ہے، جس میں ایران چونکہ عجمی ملک ہے اس کو عرب قبول نہیں کر رہے ہیں. قطر واپس آ سکتا ہے، اور جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور جس طرح کی چینج آ رہی ہے بہت فاسٹ، اور وہ خود بھی ان لوگوں سے مل رہے ہیں. کویت ایک کردار ادا کر رہا ہے. تو اس میں قطر کے واپس آنے کا تو چانس ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں عرب کبھی بھی ایران کو رول پلے نہیں کرتا. یہ کانفلکٹ کتنا ٹائم لیتا آپ کو نظر آتا ہے، قطر کانفلکٹ؟ دیکھیے، جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جس میں رشیا کے ہیکرز کا وہ ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ امریکہ کوئک سولوشن کی طرف جا رہا ہے. وہ ایک ایکسکیوز بھی ہے، جی، جو ایکسکیوز ایک دے رہے ہیں، دے آر گیونگ اے وے آؤٹ کہ بھئی یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں تھا، یہ تو خبر پلانٹ کی گئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس قضیے کو جلدی حل کرنا چاہتا ہے، اور کیونکہ جتنا یہ ایشو چلے گا اتنا زیادہ جو ہے یہ چانس ہے کہ قطر شفٹ کر جائے اپنا کیمپ، جو عرب نہیں پسند کریں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ چھوٹا ملک ہے لیکن بہت زیادہ اکنامیکلی اسٹرانگ ہے، بہت ڈیولپڈ ہے. اور سب سے بڑا پرابلم جو ہے قطر کا، جو بغیر عرب بولتے نہیں لیکن نظر آتا ہے، وہ الجزیرہ. الجزیرہ کی رپورٹنگ سے جتنا زیادہ سعودیز اور دوسرے رائل عربس ناراض ہیں، وہ آؤٹ آف پروپورشن ہی سمجھ میں آتا ہے. جو میڈیا ہاؤس ہوتے ہوئے الجزیرہ کا بھی بہت بڑا رول ہے اس کانفلکٹ میں. ٹھیک ہے، اس کو ظاہر بات ہے اسٹریم لائن کرنا ہوگا. اچھا، آپ نے چونکہ کہا کہ لاسٹ ہماری سیگمنٹ کا جو پارٹ ہے اس میں کہ ایران کو شاید عرب کے لیے قبول کرنا مشکل ہے، ایران کو اس دائرہ کار کے اندر لانا مشکل ہے. دوسری جانب ایران کی بھی جو اپروچ رہی ہے، خاص طور پہ احمدی نژاد صاحب کے دور کے اندر، وہ اگریسو اپروچ رہی ہے. سمہاؤ ہم نے دیکھا کہ ایران نے بہت ساری چیزوں پہ بڑا ریئیکٹو قسم کا بیہیویئر اس کا رہا ہے. اب جو صورتحال ہے، نئی قیادت یعنی کہ نئے انتخابات بھی ہوئے ہیں، صدر تو وہی ہیں، اس ساری صورتحال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایران شاید نظر ثانی کر سکتا ہے اپنی کسی پالیسی کے اوپر؟ کیونکہ ایرانی پارلیمنٹ کے حملے کے بعد مختلف قسم کے رومر سامنے آ رہے تھے، لیکن ایران نے پھر خود اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایرانی ہی تھے جنہوں نے اٹیک کیا، ان کا تعلق ISIS سے تھا. تو ایران بھی اس پہ کوئی نظر ثانی کر سکتا ہے. یہ معاملہ الٹیمیٹلی کس جانب جائے گا when ایران از not a part of all this؟ دیکھیے، ایران نے ہسٹری میں بہت دفعہ 98 میں بھی 2000 میں بھی ریسنٹلی قطر کے ساتھ بھی بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ اپنے تعلقات امپروو کریں عرب ملکوں کے ساتھ، اور یہ ان کے بھلے میں بھی ہے. وہ ان کا کیونکہ شاہ کے زمانے سے ان کے پرابلم چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ آئلینڈس کے ایشو ہوں یا ٹیرر فنڈنگ ہو یا پروپیگیشن آف شیعہ اسلام ہو. ایران تو بہت سارے الزامات عرب لگاتے رہے، اینڈ اٹ از ریئلی سیریس. دے ڈونٹ ٹرسٹ ایران، چاہے ایران کچھ بھی کر لے. تو ایران کا جو بھی ایکشن ہوگا اس کو عرب سسپیشن نظر سے دیکھیں گے، اور یہ چانس کم ہے کہ وہ ایران کو ریڈیلی قبول کر لیں. تو ایران کمنگ بیک ٹوورڈز عرب ول ٹیک لانگر ٹائم.
लेकिन फिर ईरान की फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, अरब आर विद इन अमेरिकन कैंप और अमेरिका इज एन अरब कैंप, दूसरी जानिब ईरान के अपने पड़ोसी मुल्कों माँ के बाद भारत के साथ किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इन अदर वर्ड्स भारत इज इन गुड टर्म्स विद इंडिया। ईरान कहाँ स्टैंड कर रहा है अगले 5 सालों के? देखिए, ईरान ने बहुत मेहनत करके कम से कम टर्की से अपने ताल्लुकात सॉफ्ट किए हैं, खत्म तो नहीं किए, प्रॉब्लम खत्म तो नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी उनका प्रॉब्लम जो है ना वो कोई इतना सीवियर नहीं है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि ईरान इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स EU देन टूवर्ड्स USA। ओके, हाँ, तो वो अपने ताल्लुकात प्रमोट अगर करना चाहेंगे, अपनी कोई पोजीशन दुनिया में चाहेंगे, तो वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से आएंगे, चाहे वो एशिया की तरफ टिल्ट करें, ईस्ट एशिया की तरफ या अफ्रीका की तरफ या लैटिन अमेरिका की तरफ या यूरोप की तरफ, मेनली यूरोप की तरफ। उनके ज़्यादा चांस हैं कि उनके रशिया और यूरोप से वो अपने बाकी प्रॉब्लम्स को बैलेंस करेंगे। रशिया के साथ उनके ताल्लुकात इस वक्त बहुत बेहतर हैं, चाइना के साथ उनके बहुत, तो उन्होंने अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए रशिया और चाइना को। रशिया कितना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है सारी सूरत हाल के अंदर? इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, लेकिन ये जो सूरत हाल रिसेंटली क्रिएट हुई है कतर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसमें रशिया का क्या रोल आप देखिए? देखिए, रशिया का एक मेजर रोल है मिडल ईस्ट में। जो जब रशिया कमजोर हुआ था तो अमेरिका ने और दूसरी ताकतों ने स्नैच कर लिया। रशिया इज बेसिकली कमिंग बैक। जो सीरिया में जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है और जिस तरह ईरानियों ने उन्हें सपोर्ट किया है बाय ऑफरिंग देयर बेसिस, उससे लगता ये है कि रशिया और ईरान एलाई बन के मिडल ईस्ट में रशिया को रोल वापस दिलाना चाहते हैं और एक नई डायनामिक्स क्रिएट हो रही है। तो कोशिश ये है कि रिट्रीट कराया जाए अमेरिका को या अमेरिकन अलाइज को इन मिडल ईस्ट और एक नया अलायंस उभरे जो शायद 1967 से यानी अरब इजरायली वॉर से पहले का मिडल ईस्ट वापस आए कि एक पार्ट अमेरिकन हो, एक या यूरोपियन, एक पार्ट जो है वो रशियन। लास्ट क्वेश्चन मेरा, पाकिस्तान अब तक इस मामले पे जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चला है, आपको लगता है कि वो तर्ज हमारी कामयाब रही है, उसी के तहत हमें चलना चाहिए, और यू सी सम शिफ्ट इन फ्यूचर? क्योंकि अगले आने वाले साल में पाकिस्तान में भी इंतखाबात होने हैं, CPEC मुकम्मल होना है, मुख्तलिफ ममालिक इंटरेस्टेड है इंक्लूडिंग रशिया पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन चेंज करनी है मशरिक़ वस्ता की जंग को लेकर, या जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं ये हमारी एक सक्सेसफुल है? मेरे ख्याल में जो इस वक्त हमारी पोजीशन है या स्ट्रेटजी है, इसी को हमने प्रमोट करना है विद माइनर वेरिएशन। माइनर वेरिएशन मतलब है कोई इशू रेज होता है तो ऑफकोर्स उसको हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और इसी में हमें फायदा है क्योंकि अब तक ये वर्क कर रही है और ये अरबों का जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट काफी ट्रिकी होता है। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पर एक्ट करें और कोशिश करें कि जितना हम पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, किसी नेगेटिविटी में ना जाएं। जैसे मीडिया किसी एक मुल्क के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम मजीद दुश्मनी किसी मुल्क से बोल ना लें। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सैयद हसन हबीब साहब, आप तशरीफ लाए और इंतहाई माहिराना राय आपने गुफ्तगू अपनी और तजज़िया हमारे सामने रखा। हम बात कर रहे थे अजीम कतर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, जिसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कतर की जानिब से स्टेटमेंट ये आई कि वो फॉरेन पॉलिसी जारी रखेगा, लेकिन जैसे कि हसन हबीब साहब ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी डजंट मीन कि आप किसी को फंड करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है वो। स्टेट पॉलिसी इज डिफरेंट देन अ फॉरेन पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के अंदर माइनर चेंजेस विद द टाइम की जा सकती हैं और उसको शायद बहुत ज्यादा एक्सपोज करना जरूरी भी नहीं है बिटवीन द कंट्रीज, क्योंकि एक दूसरे के साथ चलते हैं, मिलकर भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और कतर के हवाले से इनका ये भी कहना था कि शायद जल्द वो इस रिंग के अंदर दोबारा वापस आ जाए जिससे उसको आउट किया गया है। पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो कतर के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको बरकरार रखेगा, सिफारती ताल्लुक को मुनक़ता नहीं करेगा। इसका फॉलो हम जारी रखेंगे, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। जून के अंदर पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर सूबों में और शहरों में शदीद बारिशें हो रही हैं, तूफानी बारिशें हुई हैं, 8 अफराद के हलाक होने की भी मुतज़ाद खबरें मौसूल हुई हैं। ये क्यों हो रहा है और क्या इम्पैक्ट इन फ्यूचर क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है, इस पर बात करेंगे। DG मेट हमारे साथ होंगे, एक ब्रेक के बाद मिलकर। अस्सलामु अलैकुम। गुंबदे खजरा बसा है आंखों में, दिए जले न जले, रोशनी में रहता हूँ। जामन को जा जामन को जा। आज हम हीलिंग करेंगे स्पिरिचुअली। ला इलाहा
इल्लल्लाह। पहला जमाना वो था कि जब सिर्फ जबान के जरिए गीबत हुआ करती थी, अब तो उंगलियों के जरिए भी गीबत हो रही है। हमारा कल्ब बिगड़ता तब हमारा कालिब बिगड़ता है, बद अखलाक बना देती है, और तभी ये जब जुबान चलती है तो किसी को तय करे उसने अखलाक बना दी। सुभान अल्लाह। तेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ। इस मुबारक रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत है। मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के अगले मौजू में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बात करने जा रहे हैं कुछ मौजूदा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बारिशों के हवाले से पैदा हुई है। शदीद बारिशें हुई हैं पंजाब समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और ये सिलसिला ये भी कहा जा रहा है कि शायद मजीद भी चलेगा। ये इसकी बुनियादी वजूहात क्या है जून के महीने में? क्या ये नॉर्मल है जो तूफानी बारिशें हो रही हैं? अगर नॉर्मल नहीं है तो इससे क्या बुनियादी तौर पर इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर गुलाम रसूल DG MET हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें डिटेल्स बता दें जो रिसेंटली बारिशें हुई हैं इनके हवाले से। तो ये कि क्या ये मामूल की बारिशें हैं, अगर नहीं तो बुनियादी वजह क्या है इन बारिशों के होने की? ये बारिशें ज्यादातर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाकों में हुई हैं, और इसमें बाज़ मुकामात पे शदीद यालाबारी भी और तेज बारिश भी हुई है। ये जून के महीने में गैर मामूली बारिशें हैं। जून के महीने में अमूमन तो बारिशें होती नहीं हैं, और अगर होती भी हैं तो बहुत मामूली बारिशें होती हैं, और इन बारिशों के साथ शदीद गरज चमक थी और तूफानी हवाएं भी साथ एसोसिएटेड थी। ये गैर मामूली ये साल जा रहा है गर्मियों के एतबार से और बारिशों के एतबार से। सही। तो अब अभी तक कितनी क्या तफसीलात सामने आई हैं इन बारिशों को लेकर? किन किन इलाकों में हुई है, कितनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, इससे नुकसानात वगैरह के हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं? नहीं, इन बारिशों से कुछ ज्यादा नुकसान, ऐसा कोई जानी नुकसान या सैलाब की सूरत हाल पैदा नहीं हुई, मगर जिन इलाकों में शदीद जालाबारी हुई है वहाँ पे फसलों को नुकसान पहुँचा है। और बात लोग जो ओपन में ट्रैवल कर रहे थे, मोटरसाइकिलिस्ट हुआ या साइकिलिस्ट हुआ, तो उनको जरूर जख्मी भी किया है शदीद जालाबारी में और तेज हवाओं में। इसके साथ साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ये सिलसिला 1-2 रोज तक मजीद बारिश का बायस बनेगा, तो उसके बाद इख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे गर्मी के असरात जो हैं वो नुमायां होना शुरू हो जाएंगे, दर्जा हरारत बढ़ेंगे, और 5 रोज की शदीद गर्मी पड़ने के बाद फिर एक वेदर सिस्टम आएगा। ठीक है। तो ये जो गर्मी की आप वेव बता रहे हैं, इसका कराची से और सिंध से किस हद तक ताल्लुक है? क्योंकि यहाँ पे तो बारिश कम होती है, नहीं होती। एक तो ये कि अब ये जो स्पेल आप बता रहे हैं, इसका इम्पैक्ट सिंध और बिलखुसूस कराची पे भी आएगा? जी बिल्कुल। जब नॉर्थ में बारिशें होती हैं तो पूरे मुल्क में उसका असर जाता है। जैसे ये लास्ट वीकेंड पे शदीद गर्मी पड़ रही थी, और जैसे ये बारिशों का आगाज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के इलाकों में हुआ, तो दर्जा हरारत पूरे मुल्क में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल कर गए। तो इसी तरह से कराची का वेदर जो है वो खास तौर पे अभी टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं है, मगर हवा में नमी का तनासब काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से शदीद कब्ज की कैफियत है। और ये सिलसिला अभी बरकरार रहेगा 5-6 रोज तक।
मुल्क के जो अंदरूनी इलाके हैं, खासतौर पे अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वेरी इलाके, वहाँ पे आइंदा हफ्ते टेम्परेचर जो हैं वो दोबारा फिर 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करेंगे। मगर ये गर्मी की लहर जो है वो ये भी 4-5 रोज की होगी, उसके बाद फिर शमाल में बारिशें होंगी। अच्छा डी साहब, ये जो दरियाओं में पानी की सूरत हाल है, इस पे इन बारिशों का क्या इम्पैक्ट है? अमूमी तौर पे सैलाब आते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं, उससे पहले बारिशें नहीं होती, पानी की कमी हो जाती है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रेजरवाइज, वाटर रेजरवाइज नहीं है हमारे पास इतने। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? विद दैट जो ग्लेशियर्स के पिघलने का सिलसिला है वो भी क्योंकि जून जुलाई में ज्यादा होता है गर्मी के वक्त, उसमें भी कोई इम्पैक्ट आएगा और पॉजिटिव होगा इस सूरत हाल का? जी, जब भी शदीद गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर्स और जो बर्फ होती है सीजनल सर्दियों में पड़ी हुई, वो तेजी से मेल्ट होती है और दरियाओं में बहाव के इजाफे का बायस बनती है। मगर ये बारिशें जो पिछले महीने में हुई हैं या इस महीने में हुई हैं, ये कोई ज्यादा शदीद बारिशें नहीं थी। इन्होंने दरियाओं के बहाव में कोई अहम रोल नहीं प्ले किया। दरियाओं में खासतौर पे जो हमारे दोनों डैम्स हैं, मंगला और करबेला, उनमें पानी की शदीद कमी है और उनमें ज्यादातर पानी जो है वो ग्लेशियर और स्नो मेल्ट से ही आ रहा है, क्योंकि शदीद गर्मी पड़ने की वजह से ये तेजी से मेल्ट हो रही है। ठीक है। और आखिर में मुझे आप बता दीजिएगा, इस्लामाबाद में जो हमने देखा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पोठवार रीजन के अंदर जो थंडरस्टॉर्म हमने देखा, बहुत शदीद तूफान जो आया, वो कब तक चलेगा? क्या उसकी कोई और कड़ी इन फ्यूचर भी हो सकती है, दोबारा हो सकता है सर? जी, ये थंडरस्टॉर्म जो है ये जून के महीने में चलेगा, क्योंकि जुलाई का भी जो पहला हाफ है उस तक ये बरकरार रहेगा, क्योंकि बहुत इंटेंस हीटिंग हो रही है। जब इंटेंस हीटिंग होती है तो बादल जो बनते हैं वो बहुत हाइट पे जाके बनते हैं, और उनमें से यालाबारी के भी चांसेस होते हैं और उनमें फिर बिजली जो है वो भी बहुत शदीद तरीके से कड़कती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। डॉक्टर गुलाम रसूल डीजी मेट हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अभी ये स्पेल जो थंडरस्टॉर्म का स्पेल है ये शायद दोबारा हो सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा जो हीट वेव है उसकी वजह से बादल हाइट पे जाके बनते हैं, इसमें से यालाबारी भी हो सकती है, तूफान भी आ सकता है। ऑन दी अदर साइड उनका ये कहना था कि आने वाले वक्त में सिंध और कराची के अंदर टेम्परेचर, खासतौर पर सिंध के अंदरूनी इलाकों के अंदर जो टेम्परेचर है मजीद राइज करेंगे, गर्मी की एक और हीट वेव आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक वो चलेगी नहीं। 4 से 5 दिन का स्पेल होगा जो कि खत्म हो जाएगा और इस तरीके ये सिलसिला चलेगा। विद दैट उनका ये भी कहना था कि क्लाइमेट चेंज का भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली मौजूद है पाकिस्तान को जो वेदर सिस्टम है, क्लाइमेट सिस्टम है, उसके ऊपर से बात करते रहेंगे। हमने सोचा कि जरूर इस मौजू को टच किया जाए। नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड मी ऑन ट्विटर देन यू कैन सर्च इट बाय सर्चिंग इमरान इज वर्ल्ड। आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।